ट्रेनिंग दिया गया, कुछ लोगों को एज ए ट्रेनिंग लेके आए और यहाँ पे भी ट्रेनिंग दिया। खूब तैयारी करने के बाद 1 जुलाई से जो वो शुभ दिन आया कि नए भारत का नया कानून लागू होगा, तो उसकी चर्चा करने के लिए, उसके बारे में और दूसरों को समझ, उसकी इम्पोर्टेंस के लिए आज जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, सदर गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक खूब अच्छा सा यहाँ वर्कशॉप रखा गया है। तो इस शुभ प्रोग्राम के संदर्भ में मंच विराजमान हमारे सारे महानुभाव, सबका नाम नहीं लूँगा लेकिन सारे हमारे महानुभाव जो आप सबको आज अपना मार्गदर्शन देंगे, और यहाँ पे हाजिर हमारे वकील मित्र, पुलिस के हमारे अधिकारी मित्रों, जवानों और भाइयों और बहनों, लगभग काफ़ी हमसे पहले की वक्ताओं ने बहुत सारी बातें किया कि 1857 का जो पहले फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पूरा शासन था और अत्याचारों का शासन था, इसमें सबको पता ही है। उसके बाद जब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्वीन के उसमें अंडर में पूरा जब शासन लिया, तो ये रियलाइज़ किया गया कि अपना जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना करनी चाहिए, और उस हिसाब से जो कार्रवाई चालू हुई, तो 1860 में सबसे पहले आईपीसी बनाया गया, जो दंड संहिता हुआ करती, जो दंड देने के लिए। और वो बनाने के बाद फिर कैसे होगा, कौन उसका पालन करेगा, कौन पालन कराएगा, तो जो पुलिस की रचना हुई, उससे पहले लगभग आर्मी काम करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी होती थी, वही सब काम करते थे। तो पुलिस की जो रचना की गई, उसमें 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट बना। तो वो एक्ट अभी भी है, अभी भी उसके ऊपर चल रहा है कार्रवाई हुए। तो इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के हिसाब से अभी भी काम होता है, जिसमें उस समय जो 3 ड्यूटी पुलिस को दी गई थी। पहला था मेंटेनेंस ऑफ लॉ ऑर्डर, सेकंड था प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, और तीसरा था मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक। ये 3 ड्यूटी एक्ट से है। बाकी सारी ड्यूटीज धीरे धीरे जो गवर्नमेंट के जो रिजोल्यूशन, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस, होम डिपार्टमेंट के जो जीआर्स आते गए, पुलिस डिपार्टमेंट के जो डीजी ऑफिस के आते गए, उस पर धीरे धीरे कामों का एडिशन होता गया, वो चलता गया। फिर 1861 के बाद फिर ये रियलाइज हुआ कि भाई जो काम होगा, इन्वेस्टिगेशन वगैरह, उसके लिए किस आधार पे जो एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। 1872 में एविडेंस एक्ट बना, इंडियन एविडेंस एक्ट। फिर वो चलता रहा आज़ादी के बाद, कोर्ट के प्रोसीजर को लेके, बाकी इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीजर लेके 73 में अपना CRPC बना, और समय समय पे अमेंडमेंट्स होते गए, जो चैलेंजेस आते गए वो अमेंडमेंट्स होते गए धीरे धीरे। लेकिन हरदम ये रियलाइज किया गया और डिबेट भी होती रही कि जो कायदा बनाए गए वो सब ब्रिटिश शासन को मदद करने के लिए, उनका जो साम्राज्यवादी जो विचारधारा थी उसको हेल्प करने के लिए सारे कायदा उसमें बने हुए थे। और उसी के हिसाब से जो पुलिस और जो भी तंत्र होता था, जितने भी अपने पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जितने भी लोग थे, उसी के पार्ट में अपना काम चलता रहा। आज़ादी के बाद से चेंजेस आना चालू हुआ, बहुत सारे डिस्कशन होने लगे कि पब्लिक सेंट्रिक हमारे जो कायदा बनने चाहिए। और खुशी इस बात की हुई कि धीमे धीमे जब ये 1 जुलाई 2024 से अपना IPC चेंज हो गया BNS में, और अपना जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो चेंज हुआ BSM में, और CRPC BNSS में चेंज हो गया। और उसकी खास बात मैं आपको बताऊं कि जो पहले कायदा वगैरह होते थे, पुलिस के थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करना चाहता हूँ कि टोटल कोई भी, हम लोग जितने भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी हमारे IO रहे हैं, पूरे लाइफ में अगर देखा जाए तो 25-30 सेक्शन से ज़्यादा कभी हमें जरूरत पड़ी नहीं। 511 सेक्शन थे पूरे IPC में, 323 से लेकर बॉडी ऑफेंस 323 से लेकर 302 तक, और प्रॉपर्टी ऑफेंस में जो है चोरी से लेकर जितने भी हुआ 399 तक चलता था जो है वो। कुछ हाउस ब्रेकिंग चोरी 379 से लेकर 395, 97, 390 इतने में पूरी मर्यादा पुलिस से खत्म हो जाती। थोड़ा बहुत एक एक्सीडेंट जो होता था 304 उसमें चला गया, 1-2 और कभी स्पेशल कोई केस होता, सेडिशन वगैरह होता था, वो लग गए 120 लगे। 25-30 सेक्शन से ज़्यादा कभी पुलिस को जरूरत पड़ी नहीं इस कायदे की। क्यों? क्योंकि अपना इतना देखते थे, जो लोगों की ज़रूरत है उसके अंदर कहीं कहीं कमियां रहती गई। महिलाओं के विरुद्ध में क्राइम हुए तो पार्लियामेंट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते गए। गुजरात सरकार ने कुछ अपना
अलग से कायदा इसके बारे में लाया है और महिलाओं के प्रति जो क्राइम की धीमे धीमे जो सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी हुई वो भी क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन पे। तो वो भी अलग अलग छुका छवाया पूरा IPC देखिए, तो कभी इसमें थोड़ा मिला, थोड़ा इसमें अमेंडमेंट होता, उसमें मिला, इस तरह करके पूरा चल रहा था। लेकिन हरदम समय की डिमांड रही कि कुछ अलग समय में अलग चीज़ों की ज़रूरत है। पार्लियामेंट में ये जब एक्ट पास हुआ और 1 जुलाई से लागू हुआ, बहुत सारे डिस्कशन हुए, बहुत सारे आपको पता है कि अलग अलग चीज़ों पर डिस्कशन होने के बाद जो ये एक्ट आया है, तो खुशी इस बात की है कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा कि सिटीजन सेंट्रिक एक्ट आया पूरा ही। अब सिटीजन सेंट्रिक एक्ट के बारे में थोड़ा मैं शेयर करना चाहूँगा कि पूरे अभी तक की हमारी जो व्यवस्था थी, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और पूरी इस व्यवस्थाओं में जो फरियादी होता था, जो कंप्लेनेंट होता था, उसका एक बार FIR दर्ज करा दिया, उसके बाद जो उसका जो हक बनता है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम जाने कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है, उसके लिए एक संघर्ष उसका हरदम रहा। हम लोग एज ए सीनियर ऑफिसर जितने भी लोग आते थे मिलने के लिए, एज ए विजिटर आते हैं अपने पास जो कंप्लेंट होते हैं, उनका एक आग्रह ये रहता है, सर हमारे तपास में क्या हो रहा हमें पता ही नहीं है। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, कोई बताने वाला नहीं मिलता, क्या करता है क्या कुछ हमें पता ही नहीं है। तो इसी के बारे में मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। हमारी कंपल्सरी ट्रेनिंग होती है, मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। तो UK में ट्रेनिंग थी लंदन पुलिस के साथ। हम लोग करीब 100 IPS ऑफिसर पूरे कंट्री से, अलग अलग स्टेट के अलग अलग बैचेस से गए थे। तो उनका क्राइम कॉन्फ्रेंस चालू हुआ, जो उनको अलग नाम से बोलते थे, क्राइम कॉन्फ्रेंस चालू हुआ। 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के उनका क्राइम कंपेरिजन हो रहा था। हम लोग बैठ के जस्ट एज ऑब्जर्वर देख रहे कि कैसा इनका चलता है। उसमें उन्होंने ये बताया कि एक काउंटी में जो उनका सेटअप है, काउंटी वाइज सेटअप होता है, उसमें बताया कि भाई इस काउंटी में इस महीने एग्जाम्पल 100 ऑफेंस बने, 100 ऑफेंस बने जिसमें डिटेक्शन हुआ 90 केसेस डिटेक्ट हुए और डिटेक्शन के रेशियो 90% रहा। फिर नेक्स्ट कॉलम उनका होता था पब्लिक सेटिस्फेक्शन रेशियो। एक उनका अलग कॉलम हम लोगों ने पहली बार देखा कि पब्लिक सेटिस्फेक्शन रेशियो वाला 70%। सेकेंड काउंटी का जो कंपेरिजन सबका अलग अलग था, उसमें आया कि 100 उनके FIR से इंसिडेंट बने। उसके बाद उसका डिटेक्शन था 60, मतलब 61 डिटेक्शन था। पहले का 90% था, इसका 60%। और पब्लिक सेटिस्फेक्शन जो रेशियो था इनका 90% था। तो उसके बाद ये सब खत्म हो गई। बाद में जो उनके चीफ थे, जो पूरा उनका जो अपना स्टेट होता उसके जो चीफ थे, उन्होंने लास्ट में क्राइम कॉन्फ्रेंस बाद सबका अवार्ड सेरेमनी हुई। तो उस काउंटी के चीफ को, जिसका 100 केस में 60 डिटेक्शन था लेकिन 90% पब्लिक सेटिस्फेक्शन रेशियो था, उसको अवार्ड दिया। जिसका डिटेक्शन अच्छा था उसको कोई उनका वहाँ पे अप्रिशिएशन नहीं हुआ। तो ये स्वाभाविक था ये कैसे, क्योंकि हमारे कंट्री में क्या डिटेक्शन के ऊपर सब चलता है, इतना डिटेक्शन हो गया मतलब इससे काम अच्छा है। तो हम लोगों ने स्वाभाविक पूछा उनसे कि भाई ये कैसे, इसका तो डिटेक्शन अच्छा था, इसका ये आपने क्यों किया। तो उनका ये बोल रहा था कि हमारे यहाँ पे एवरीथिंग इज श्योर्ड, जिसकी कोई प्रॉपर्टी गई कहीं कुछ हुआ उसको मिल जाएगा। हमारा मेन फोकस होता है कि पब्लिक सेटिस्फेक्शन रेशियो क्या है। तो हम लोग उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जो पब्लिक सेंट्रिक पूरी जो पुलिस काम करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि भाई ये होता क्या है, कौन इसको मेजर करता है। तो उन्होंने बताया कि फ्रॉम द बिगनिंग अपना रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम, जैसे कोई क्राइम हुआ, आपने कॉल किया, पुलिस ने कैसा रिस्पांस किया, क्राइम रजिस्टर हुआ, आपके ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपको हर लेवल पे जब आपने जानना चाहा तब आपने IO ने आपको बताया कि भाई ये आपका प्रोग्रेस इतना हमने किया, इतना प्रोग्रेस आप आ जाइए। जब फरियादी मिलना चाहे तब तक वो मिले। उसके बाद जो केस में जब ट्रायल चालू हो, ट्रायल के समय में क्या क्या बिहेवियर रहा, इंश्योरेंस लेने में पुलिस ने कैसे मदद किया, उन्होंने क्या जो पेपर चाहिए तो मिला कि नहीं। तो वो जो पूरी पब्लिक फ्रेंडली, पब्लिक सेंट्रिक अप्रोच से उनकी पुलिसिंग होती है। अपने यहाँ यही चीज़ की जब पूरी कमी थी। एक बार FIR के बाद हमारा क्या वो धक्का खाता के चल जाया करता। तो खुशी इस बात की कि पूरा जो एक्ट बना उसमें पूरा जो सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच को रखा गया। आज अपना कंप्लेंट को चाहिए कि हमारा केस में क्या हुआ, तो उसका ये हक है कि जानने का, उसको प्रोग्रेस बताई जाए, उसको पता चले क्या हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है एज ए जो हम लोग हेड करते हैं किसी पुलिस डिपार्टमेंट को, तो सबसे ज़्यादा ये होता है सब मने जवाब बराबर नहीं पड़ता, चौकी जवाब कोई नहीं देता, PI साहब मारता नहीं,
जो ये तकलीफ होती है ना, वही चीज़ होता है। इसलिए बार बार हम लोग अधिकारी बोलते हैं एक बार मिलो तो उसको बताओ, तो हाँ हो या ना हो कुछ तो बताओ, कुछ तो मिलो। तो इस एक्ट में ये अब एक कंपल्सरी प्रोविजन जो डाला गया है कि हर लेवल पर अपना चाहे तो पब्लिक सुपरेंसी पाए। तो एक ये सबसे बड़ा। दूसरा आप लोग 511 सेक्शन से ला के अलग अलग चैप्टर में करके 20 चैप्टर्स ला के लगभग 358 जितने सेक्शन किए गए। बाकी सेक्शनों को जरूरत नहीं थी, हटा क्लब किए गए। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, कोई समाज के लिए समाज की व्यवस्था में अगर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से ही पता चलता है कि वहाँ का सामाजिक व्यवस्था कैसी है और वहाँ की पुलिस कैसे काम कर रही है। तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन एक्ट में। वो एक सबसे बड़ा रहा कि हम लोग को एक हथियार ऐसा मिला कि जब कोई क्राइम होता है तो उसको लॉजिकल एंड तक ले जाए, कन्विक्शन तक ले जाए। उसके लिए बहुत अच्छा प्रोविजन इस एक्ट में लाया गया। बहुत सारे पहले ऐसे क्राइम्स होते थे जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम, वो ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए अलग अलग दूसरी टॉप कायदा बना, दूसरा किसी स्टेट ने गुंडा है कि बनाया, किसी की है कि बना, अलग अलग मकोका है कि बना, इससे बहुत सारा अलग अलग बने। लेकिन अब अपने इस बीएनएस में भी उसका प्रोविजन डाला गया। उस प्रोविजन डाला गया भाई अगर मान लो कोई आदमी एक से ज़्यादा क्राइम किया है और उस तरह कोर्ट ने कभी संज्ञान लिया तो भी आप 111 वाला सेक्शन आप लगाओ और उसमें आ जाए, जिससे उसको बेल में भी तकलीफ पड़े और कोर्ट में भी बराबर उसमें इसको कन्विक्शन समय अपने को फायदा हो। तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम था वो डाला गया और अलग अलग आपको पता है मॉब लिंचिंग होती थी, वो नहीं था, अलग अलग डेफिनेशन वो उसमें डाला गया, टेररिज्म का डेफिनेशन करके डाला गया। तो बहुत सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे आपने जगह वो साइबर क्राइम का ऐसा मतलब चला पूरे वर्ल्ड में कोई बैठा बैठा कहीं भी हो जाए। तो पहले जो आईपीसी बने तो उस समय था भी नहीं, इसलिए कोई सेक्शन इस तरह नहीं था। वो सीधे आया जो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से जो क्राइम होते हैं वो सब डाले। तो बहुत सारी चीज़ें डाली गई और साथों साथ उसमें अब कैसे पहले पहले वो क्राइम बना, फिक्स पैटर्न था, ये पुरावा लिए जांच के फल चार्जशीट कर दिया। चार्जशीट करने में ट्रायल गया और ट्रायल में भी जैसे जैसे पुलिस का आईओ का डिपोजिशन रूटीन वे में होके कन्विक्शन होते हैं। तो कन्विक्शन के तरफ जाने वाला ये पूरा एक्ट में सारे प्रोविजन दिए गए कि आपको ऑडियो वीडियो एविडेंस कलेक्ट करना है, आपको मैक्सिमम फोरेंसिक का उपयोग करने का है और जितने भी इन्वेस्टिगेशन में जो पहले हमारे खामियां रहती थी इन्वेस्टिगेशन में कैसे हम लोग करें पूरा। तो ये सारे एक्ट इसमें काफ़ी डाले गए, टाइम लाइन्स डाली गई, समय मर्यादा डाली गई। उसके बाद बहुत सारे ऐसा भाई किसी को पैरोल नहीं मिले, कुछ ऑफेंसेस में ड्यूरिंग ट्रायल 10 साल से ऊपर से बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं जो कि ज़रूरत है कि हम लोग एज ए पुलिस ऑफिसर हम लोग की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारा जो चेक्स बैलेंसेज इसमें आए इस एक्ट के थ्रू। तो उम्मीद रखते हैं कि आज जब सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं तो हमारे दोनों रास्ता की तरफ से जो आपको मार्गदर्शन मिलेगा जो है, आप मार्गदर्शन का सब लोग भरपूर उपयोग करो और जो आपको लगे प्रश्न वो आप प्रश्न पूछना। जितना आप डिस्कशन करोगे उतने ही मंथन में से उतने अमृत निकलेगा। ये मान के सब लोगों को काम करने का आज का सेशन को अच्छे से यूटिलाइज करना है। और फिर मैं विजय भाई को आपकी पूरी टीम को आभार मानता हूँ कि आपने ये इतना अच्छा एक सेशन ऑर्गेनाइज किया और उसमें हम लोग भी पार्टिसिपेंट हैं और नयन भाई और सभी लोग आए, राम साहब लोग आए, आपको पूरा धर्मेंद्र भाई, आप सभी को जो मैं सबको पूरी मंच में बैठी हुई टीम का आभार मानता हूँ कि हमारे भी 150-200 लोग हैं जो लाभान्वित होंगे और 100% अपने को भी इनकलकेट करेंगे अपना जो भी हमारी क्वालिटी है, जो थोड़ा कमियाँ रहेगी जानने को मिलेगा। और ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतना खुशी है कि अब आने वाले समय में जो ब्रिटिश कायदा जो कि साम्राज्यवादी कायदा कानून थे उससे छुटकारा लेंगे, एक नए भारत में नए कानून से अपना एक पब्लिक सेंट्रिक अप्रोच लेके न्याय के हित में जो है गुनहगार जो क्राइम करने वालों को भय रहे ऐसा कायदा को लेके हम सब मिलकर चलेंगे और जितने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के भाग हैं सब एक दूसरे को साथ मिल के एक दूसरे को स्ट्रेंथनिंग करते हुए ऐसे गुनहगारों को सजा मिले, समाज में सुख शांति रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।